अपनी बेटी को अपने साथ देखकर आशा को बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं दूसरी ओर प्रिया अपनी माँ से उसके दुखों के बारे में जानने की कोशिश करती है। माँ, सच सच बताना, आप यहाँ खुश नहीं हो ना? भाभी और भैया आप पर अत्याचार कर रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है प्रिया बेटा, तू बेकार ही चिंता कर रही है। बस करो माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ, सब जानती हूँ मैं। भैया भाभी के रग रग से वाकिफ़ हूँ। और भाभी है कहाँ? अब तक घर नहीं आई? वो अपने किसी दोस्त के घर गई है। बता रही थी बहुत ज़रूरी काम है, अगर नहीं गई तो नुकसान हो जाएगा। कोई ज़रूरी काम नहीं है भाभी को। माँ, सब झूठ बोल रही है वो, ताकि वो आपको इस घर की नौकर बना सके। और वही हो रहा है जैसा वो चाहती है। प्रिया अपनी माँ से अपनी भाभी की बुराई कर रही होती है कि तभी वहाँ कोमल आ जाती है और प्रिया की सारी बातें सुन लेती है। बहुत अच्छी सोच रखी हुई है प्रिया तुमने, पर तुम्हें एक बात बता दूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, समझी? क्या है और क्या नहीं वो सब मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है भाभी। और वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए माँ से मिले। माँ से मिलने के बाद मैं पापा के पास जाऊँगी। काश कि मैं तुम्हें रुकने की परमिशन दे पाती, पर अफसोस मेरे फ्लैट में सिर्फ एक ही रूम है। बाहर वाले लोगों के लिए मेरे फ्लैट में जगह नहीं है। मैं आपसे मिलने नहीं, माँ से मिलने आई हूँ। और जहाँ माँ रहती है मैं वहीं रह लूँगी। मुझे आपकी कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया अपनी भाभी की सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। अब ना चाहते हुए भी कोमल प्रिया को रहने की इजाज़त दे देती है। और जब प्रिया अपनी आंखों से अपनी माँ की हालत देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ को अपने साथ चलने को कहती है। माँ, देख रही हो अपनी हालत? तुम्हारी हालत एक नौकर से भी बदतर कर दी है भाभी ने। तुम नीचे ज़मीन पर सो रही हो और भाभी ने तुम्हें ज़मीन पर बिछाने के लिए चद्दर भी नहीं दी है। प्रिया, आज तू आई है इसलिए ज़मीन पर सोना पड़ रहा है, वरना मैं तो सोफे पर सोती हूँ। आप तो ऐसे बोल रही हो माँ, जैसे सोफे पर सोना कितनी अच्छी बात है। सब देख रही हूँ मैं अपनी आंखों से, कितना बुरा व्यवहार हो रहा है आपके साथ। अरे मैं ठीक हूँ प्रिया बेटा, तू मेरी इतनी फिक्र ना कर। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो जा। और कल तुझे अपने पापा से मिलने भी तो जाना है ना। अपने पापा से मिलकर यहाँ दोबारा आना और मुझे बताना वो कैसे हैं। हम जब से अलग हुए हैं हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की। अब जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि कोमल और अनुराग ने इतने दिनों में एक बार भी आशा और विनोद की बात नहीं करवाई, तो प्रिया का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने भैया भाभी से लड़ने लगती है। भैया भाभी, ये सब क्या है? आप दोनों ने मेरी माँ से बात नहीं कराई, ठीक है, पर आपने माँ की बात पापा से क्यों नहीं कराई? इतने दिन हो गए माँ और पापा एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे हैं। प्रिया, रात का समय है, घर में चिल्लाओ मत। और रही बात करने की, तो मैंने एक बार फ़ोन किया था पर भैया का फ़ोन नहीं लगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब आप दोनों भाई मिलकर माँ पापा की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते, तो जाने क्यों नहीं देते इन्हें मेरे साथ? अरे क्यों रोका इन्हें? अनुराग और कोमल प्रिया की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आशा के समझाने पर प्रिया शांत हो जाती है और अगले दिन अपने बड़े भाई राम के घर जाती है, जहां वो अपने पिता की कुछ ऐसी ही हालत देखती है। पापा, आपकी तो तबीयत खराब है, क्या आपने दवाई नहीं ली? अरे मैं ठीक हूँ प्रिया बेटा, बस सर्दी जुकाम है। अच्छा तू ये बता, तू यहाँ अचानक कैसे? क्या तू अपनी माँ से मिली? कैसी है तेरी माँ? पापा, माँ की हालत भी ठीक नहीं है। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं अब और आप दोनों को इन लोगों के घर में नहीं रुकने दूंगी। प्रिया, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? घर में सबसे छोटी हो, छोटी बनकर रहो ना। और वैसे भी तुम अपना घर जाकर क्यों नहीं संभालती? क्यों हमारे घर में दखल अंदाजी कर रही हो? तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुमने फिर ऐसी हरकत करी ना, तो हम तुम्हें अपने घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। अपने बेटे बहू की बात सुनकर विनोद प्रिया को समझाता है और उसे वापस भेज देता है। प्रिया अपने ससुराल में जाकर भी अपने माता पिता की चिंता करती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर एक दिन कोमल के घर उसका भाई आता है। अरे बहना, ये तू क्या कर रही है? भूल गई क्या कि तेरे सास ससुर कितने अमीर हैं
उनके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं। मैं सब जानती हूँ भैया, और वैसे भी जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा ना तो हम तीनों के ही नाम आएंगे। तो मैं इस बुढ़िया की इतनी सेवा क्यों करूँ? सही कहा है, औरतों का दिमाग घुटने में होता है। अरे बेवकूफ़ लड़की, क्या पता अरे वो दोनों भाई तेरे ससुर की ज़्यादा अच्छे से खातिरदारी करें। और वैसे भी जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, माँ बाप अपना सब कुछ उन्हीं बच्चों के नाम कर देते हैं। भैया इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सपना और अंजलि तो एक नंबर की चापलूसी करने वाली औरतें हैं। चमचागिरी करना तो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपनी सास को कुछ दिनों तक रानी बना कर रख, और जब वो तुझसे खुश हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। भैया लगता है हमने बहुत लेट कर दिया है। 2 दिन बाद मेरी सास अपने छोटे बेटे अमित के पास चली जाएगी और मेरे पास ससुर जी आ जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, सास ना सही ससुर ही सही, आने दे अपने ससुर को। तू उनकी अच्छे से देखभाल करना, और अपनी सास को भी अपने देवर के घर मत भेजना। अगर तू दोनों बूढ़ा बुढ़िया को मिलवा देगी और उनकी खूब सेवा करेगी तो तुझे इसका इनाम तो मिलेगा ही ना। कोमल अपने भाई की बात समझ जाती है। 2 दिन बाद कोमल अपनी सास को अमित के घर नहीं जाने देती, और जब राम विनोद को लेकर अनुराग के घर आता है तो वो अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, माँ अब तक यहीं पर है? अनुराग, तू माँ को अमित के घर छोड़कर नहीं आया? अब वो मैंने ही अनुराग को मना करा है। दरअसल ना माँ के साथ 1 महीना बिताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने छोटे से घर में माँ और पिताजी को एक साथ रखूँगी। अब आप जा सकते हैं भैया। कोमल और अनुराग का बदला हुआ ये रूप देखकर राम को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है। जिसके बाद कोमल अपना कमरा अपने सास ससुर को रहने के लिए दे देती है और उनका सारा सामान अपने कमरे में सजा देती है। सच में माँ जी, आपका सामान इस घर में क्या आया? घर कितना खिल उठा है। वैसे दीवार की ये पेंट सही तो है ना? मतलब अगर आप कहो तो मैं दूसरा कलर करवा दूंगी घर में। अरे नहीं बहू, इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम और अनुराग अब कहाँ रहोगे बेटा? माँ जी, आप हमारे रहने की फ़िक्र क्यों करती हैं? बगल वाला घर भी हमने किराए पर ले रखा है, हम वहीं चले जाएंगे। अच्छा पिताजी, आप कुछ बोल नहीं रहे? बहुत भूख लगी होगी ना आपको। बताइए मैं आपके लिए क्या बना कर लाऊं? अरे बहू, जो घर में बना है वही दे दे। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं एक काम करती हूँ, आपका मनपसंद खाना बना कर ले आती हूँ, यही ठीक रहेगा। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने सास ससुर को खुश करने के लिए वो हर एक काम करती है जिससे वो उन्हें खुश कर सके। कोमल और अनुराग का ये बदला हुआ रूप देखकर आशा और विनोद बहुत ही हैरान होते हैं। विनोद जैसे ही अपने बेटे अनुराग के घर आता है। आशा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्रिया तो मुझे बता रही थी कि कोमल तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले 2-3 दिन से बहू की हरकतें काफ़ी बदल गई हैं। जो मुझे आराम करने नहीं देती थी वो अब मुझे बिस्तर से उठने नहीं दे रही। पता नहीं आखिर उसे हुआ क्या है। आशा और विनोद को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पर कोमल अपने सास ससुर की चमचागिरी करनी नहीं छोड़ती। कभी कोमल अपने सास ससुर के हाथ पैर दबाती तो कभी उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाती और मौका मिलते ही उनके साथ पिकनिक मनाने भी चली जाती। बहू, तुझे ऐसे देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुझसे कुछ कहना था बेटा। हाँ हाँ माँ जी, बोलिए ना, आपको क्या कहना है? और एक बात, आप डरिए मत, अब से आप दोनों मेरे साथ ही रहोगे। ये सब सुनकर अच्छा लग रहा है, पर क्या मैं प्रिया से बात कर सकती हूँ? काफ़ी दिन हो गए उससे मिले और बात किए हुए। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी ननद जी को फ़ोन कर देती हूँ। जितनी देर चाहो उतनी देर बात कर लेना। मैं तो कहती हूँ उन्हें घर ही बुला लेते हैं, आराम से मिल लो। कोमल अपना फ़ोन आशा को दे देती है। आशा और विनोद काफ़ी देर तक प्रिया से बात करते हैं। जब प्रिया को अपने माता पिता के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो सोचती है कि आखिर उसकी भाभी को अकल तो आई,
अब प्रिया बिना कोई देरी किए अपने माता पिता से मिलने आ जाती है और अपनी आंखों से देखती है। क्या बात है भाभी, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप माँ पापा का इतने अच्छे से ख्याल रखेंगी। सास ससुर के पैरों में तो स्वर्ग होता है ननद जी। माफ़ करना, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की। अच्छा देखो, अब आई हो ना तो कुछ दिन रहकर ही जाना। इस तरह से कोमल प्रिया को कुछ दिन अपने घर पर रहने को कहती है। प्रिया भी अपनी भाभी को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी, ये क्या बनाया है आपने? जानती हो ना माँ तीखा खाना नहीं खाती। आप माँ के लिए कुछ और बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। माँ के लिए कुछ हल्का खाना बना लाती हूँ। कोमल फटाफट किचन में जाकर अपनी सास के लिए कुछ बनाने लगती है। तभी प्रिया एक बार फिर अपनी भाभी को आवाज़ देती है। भाभी, किचन में बाद में काम करना, पहले इधर आकर फर्श साफ कर दो, गलती से पानी गिर गया है। अब हाँ, बस अभी आई। कोमल जल्दी से सारा फर्श साफ कर देती है और अपनी सास के लिए खाना बना कर लाती है, पर आशा वो खाना नहीं खाती। तब प्रिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपके अंदर फुर्ती ही नहीं है, आपको ना कुछ भी काम जल्दी करना नहीं आता। खैर छोड़िए, काफ़ी दिन हो गए हैं, हम सब ने शॉपिंग भी नहीं की। क्या आज हमें आप शॉपिंग करवा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, कल रात को ही तो अनुराग जी को सैलरी मिली है। कोमल अपने सास ससुर को शॉपिंग करवा कर लाती है। अपने भाई और भाभी का ये बदला हुआ रूप देखकर प्रिया को भी विश्वास हो जाता है और वो जाने का फैसला लेती है। पर जाने से पहले प्रिया अपने पति से बात करती है और अपनी पति के कहने पर प्रिया कुछ दिन और रुक जाती है। और एक दिन कोमल और अनुराग कुछ पेपर्स लेकर आशा और विनोद के पास आते हैं। माँ जी, ये हमारे नए फ्लैट के पेपर्स हैं। अनुराग जी चाहते हैं कि हम अपना बगल वाला फ्लैट भी खरीद लें, आप दोनों के नाम पर। फिर आप दोनों उस फ्लैट में रहना। ये फ्लैट बहुत छोटा है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान करे तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये तो बस आपका आशीर्वाद है पापा। अच्छा पापा, इस पर आपके साइन चाहिए। अगर आप और माँ साइन कर देते तो कुछ ही दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा, मतलब बगल वाला फ्लैट। आशा और विनोद आंख बंद करके अपने बहू बेटे पर विश्वास करते हैं और उन कागजात पर साइन करने लगते हैं कि तभी वहाँ प्रिया का पति आ जाता है और अपने सास ससुर को साइन करने से मना कर देता है। माँ पापा, उन पेपर पर साइन मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं नंदोई जी? अगर माँ जी और पिताजी पेपर पर साइन नहीं करेंगे तो हम फ्लैट कैसे खरीदेंगे? भाभी जी, बेवकूफ़ आप मेरी बीवी और माँ पापा को बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं आप लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ। आप जिस वकील से अपना काम करवाती हो ना, वो मेरा भी वकील है। ये आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, आखिर बात क्या है? अरे पहली बार भैया भाभी ने माँ पापा के बारे में कुछ सोचा है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ प्रिया, क्योंकि मुझे भी माँ और पापा की चिंता है, पर तुम्हारे भैया भाभी हमेशा खुदगर्ज रहे हैं और आज भी वो दोनों अपना ही मतलब निकाल रहे हैं। तुम नहीं जानती, पर माँ पापा जिस पेपर पर साइन कर रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी के हैं। माँ पापा के इन पेपर्स पर साइन करते ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ भैया भाभी के नाम हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कोमल, अनुराग, दामाद जी जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? ऐसा नहीं है पिताजी, नंदोई जी को कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है तो ठीक है, एक बार इन कागजात को पढ़ लेते हैं, अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी विश्वास ना हो तो मैं अपने लॉयर को भी बुलाने को तैयार हूँ, जिससे भैया भाभी ने ये प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए हैं। विनोद को विश्वास नहीं होता कि उसके बेटे बहू इस हद तक गिर सकते हैं। अब विनोद खुद प्रॉपर्टी के पेपर्स को पढ़ता है और उसे अपने दामाद की बातों पर विश्वास हो जाता है। बाद वो अपने बेटे को थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुम तीनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया। पर तुम दोनों इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बहू, अनुराग बेटा, अरे तुम दोनों को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी?
आखिर हमारा सब कुछ तुम तीनों भाइयों का ही तो था। क्यों धोखा दिया हमें, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंकी? बस कीजिए माँ जी, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों ने आपकी चापलूसी की है और उसके बदले में अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है तो इसमें गलत क्या है? अच्छे तो अमित भैया और राम भैया भी नहीं है, पर उन दोनों ने आपकी तरह गिरी हुई हरकत नहीं करी। आप तो दूसरों का हिस्सा भी खाना चाहती थी। अब मैं समझी, आप माँ से और पापा से उनकी प्रॉपर्टी लेकर उन्हें अपने घर से निकाल देती है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? प्रिया की बातों का कोमल और अनुराग के पास कोई जवाब नहीं था। अपने बेटे और बहू की ऐसी हरकत देखकर आशा और विनोद बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद आशा का दामाद कहता है, माँ पापा, अब आपको अपने बेटों के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलेंगी, और दामाद भी तो बेटे के ही समान होता है ना। हाँ माँ, इस बार मना मत करना। हमें खुशी है कि हमें ऐसा दामाद मिला, ऐसी बेटी मिली जो हर वक्त अपने माँ बाप के लिए खड़ी रहे। इस बार मैं अपनी बेटी और दामाद को निराश नहीं करूँगा। अब आशा और विनोद अपनी बेटी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और उसी वक्त आशा विनोद अपना सामान पैक करके प्रिया के साथ उसके घर चले जाते हैं, जहाँ प्रिया अपने सास ससुर के साथ साथ अपने माँ बाप का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।